हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे सेमेस्टर 5 में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 4 था क्या, बिजनेस साइकिल्स के बारे में, जहाँ पे आज की वीडियो में समझेंगे कि बिजनेस साइकिल्स जो है उसमें इतने सारे फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं, उसके रीजंस क्या क्या हैं, वो हमारा आज की वीडियो का मेन कंसेप्ट रहने वाला है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट, जहां पे आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, मेजर सोर्सेज ऑफ फ्लक्चुएशंस की। फ्लक्चुएशंस के मेन कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो हमारे पास दो सोर्सेज हैं फ्लक्चुएशंस के जो हमें डिस्कस करनी है। पहला क्या आता है, इंटरटेम्परल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर। हम पहले ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर है ये काम किस तरीके से करता है, ठीक है, और कैसे एक लेबर जो है वो ये डिटरमाइन करता है कि मुझे काम करना है यानी कि मुझे वर्क की तरफ जाना है या फिर लीजर की तरफ यानी कि आराम की तरफ जाना है। हम सभी चीज जानते हैं कि जो हम सब अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, खासकर एक एज आने के बाद हम अपने टाइम को दो जगह डिवाइड कर देते हैं, या तो काम की तरफ या आराम की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। कुछ टाइम अपने काम के लिए निकालते हैं और कुछ टाइम हम स्पेंड करते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यानी कि एक टाइम होता है हमारी वर्क की तरफ कंप्लीटली, जहां पे हम प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, जहां से हमारे पास क्या आता है, पैसा आता है, और यानी कि अर्निंग की तरफ। और दूसरा हमारा होता है कंप्लीटली एंटरटेनमेंट की तरफ, है ना। तो वो दोनों चीज कैसे हम डिटरमाइन करते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो हम सब जानते हैं कि जो लेबर है उसको मोटिवेट क्या करता है, यानी कि जो जनरली जो एम्प्लॉइज होते हैं उसको मोटिवेट क्या करता है, उनकी सैलरी, उनकी इनकम। अगर उन्हें सैलरी अच्छी मिल रही है, उन्हें इनकम अच्छी मिल रही है और उन्हें ये लगता है कि उनको ऐसी सैलरी फ्यूचर में नहीं मिलेगी, ऐसी अर्निंग फ्यूचर में नहीं मिलेगी, तो वो स्टार्टिंग स्टेज में यानी कि प्रेजेंट लाइफ में काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। लीजर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, आराम की तरफ ज्यादा ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि सैलरी अच्छी मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि सैलरी कम मिलती है, वेजेस कम मिलते हैं, यानी कि अर्निंग कम होती है, तो ऐसे केसेस में जो लेबर है वो काम करने की तरफ नहीं, आराम करने की तरफ ध्यान देता है कि ये तो पहले ही बहुत कम मिल रहा है, तो ये ना ही मिले तो भी क्या हो जाएगा, तो वो आराम की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, यानी कि लीजर की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक जो एम्प्लॉई है या फिर एक पर्सन जो है वो डिसाइड करता है कि उसे काम करना है, यानी कि उसे अर्निंग की तरफ, वर्क की तरफ ध्यान देना है या फिर लीजर की तरफ ध्यान देना है। अब कुछ चीजें और भी हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। एक तो होता है इंटरेस्ट रेट का कंसेप्ट, दूसरा वेज रेट का। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक एम्प्लॉई को, एक पर्सन को ये लग रहा है कि उसे आज अच्छी वेजेस मिल रही है, फ्यूचर में इतनी अच्छी वेजेस नहीं मिलेगी, तो वो आज काम करेगा और फ्यूचर के टाइम को है ना उसको छोड़ देगा आराम करने के लिए कि मैं उस टाइम लीजर की तरफ जाऊंगा। हम सब ये जानते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि वो सिर्फ काम करता रहे, ठीक है, लीजर भी साथ साथ चलेगा, लेकिन वो काम को ज्यादा प्रेफरेंस देगा एज कंपेयर टू लीजर। लेकिन जब उसे ये लगे कि फिलहाल उसे वेज रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और फ्यूचर के वेज रेट उसे अच्छे मिलने वाले हैं, तो वो आज काम ना करके लीजर पे ध्यान देगा, यानी कि काम को कम प्रेफरेंस देगा और लीजर को ज्यादा प्रेफरेंस देगा, यानी कि आराम करेगा आराम से, ठीक है। और फ्यूचर में जो है ना वो काम करना पसंद करेगा, क्योंकि फ्यूचर में वेज रेट उसके बढ़ जाएंगे। यानी कि वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किस टर्म को लेके, कि वो पर्सन आराम करना चाहता है या काम करना चाहता है। अब एक और चीज यहाँ पे मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट रेट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज को लेके। जो हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की, तो जब एक पर्सन आज काम कर रहा है, सपोज करो मैं आज काम कर रहा हूं तो मेरी अर्निंग आज होगी, अगर मैं अभी अर्निंग कर रहा हूं प्रेजेंट में, तो मैं उसी अर्निंग में से कुछ पैसे सेव भी कर सकता हूं और उसे इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट रेट भी जनरेट कर सकता हूं। तो इंटरेस्ट रेट भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो हम काम करके पैसे को बचा के उसे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें पैसा मल्टीप्लाई होकर मिले, यानी कि ज्यादा पैसा मिले और ज्यादा कंजप्शन हम कर पाए और ज्यादा आराम की तरफ जा पाए। क्योंकि देखो, अगर हमें फ्यूचर में लीजर की तरफ जाना होता है तो हम सोचते हैं क्या कि एक तो हमारे पास पैसा हो ताकि हम उस टाइम में बिना काम किए भी अपनी फैमिली को चला पाए, अपने खर्चों को आराम से कर पाए। दूसरा वो कब होगा, जब हमारे पास
अच्छी खासी वेल्थ होगी, यानी कि हमारा पैसा मल्टीप्लाई हो रखा होगा। इसलिए अगर हमें लगता है कि फ्यूचर अभी प्रेजेंट में हमारी इनकम ज्यादा है और साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी ज्यादा मिल रहा है, तो हम पैसा कमाते हैं प्रेजेंट में, उसे बचाते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर के लिए मल्टीप्लाई होने देते हैं, ताकि फ्यूचर में जब हम आराम की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पैसा भी होगा तो और हमें कमाने की जरूरत भी नहीं होगी, तो हम ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक पर्सन जो है ना वो वेज रेट के अकॉर्डिंग और इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग क्या करता है, पैसे कमाना शुरू करता है, प्रेजेंट में अर्निंग पे ध्यान देता है। लेकिन सपोज करो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वेज रेट भी कम हो अभी और इंटरेस्ट रेट भी कम हो, तो पर्सन पक्का प्रेफर देगा आराम को कि ना तो पैसा मल्टीप्लाई कर पाऊंगा मैं कमा के और ना ही मेरी कमाई ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में वो फ्यूचर में ही इनकम जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारे पास इंटरटेम्परल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर है वो किस तरीके से काम करता है। मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दी है, क्योंकि जब हम बात करें मेजर सोर्सेज ऑफ फ्लक्चुएशंस की तो हमें वहां पे दो इंपॉर्टेंट फ्लक्चुएशंस देखनी है। पहले देखो लिखा हुआ है आरबीसी, आरबीसी यानी कि हमारे पास जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, जो मॉडल पढ़ा था हमने पिछले, यानी कि रियल बिजनेस साइकिल। तो थ्योरी साइट्स द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एक्सप्लेन फ्लक्चुएशंस, तो इन्होंने दो सोर्सेज दिए फ्लक्चुएशंस के, इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि फ्लक्चुएशन आउटपुट में जो होगा और जो एम्प्लॉयमेंट में होगा, ठीक है, वो मेन दो कारणों की वजह से होगा। पहला इंटरटेम्परल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर, जो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं, क्योंकि देखो यहां मैंने बात करी कि लेबर की, और लेबर की क्वांटिटी पे ही आउटपुट डिपेंड करता है। अगर लेबर ज्यादा काम कर रही है, लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आउटपुट ज्यादा जनरेट किया जाएगा, और लोग अगर कम काम कर रहे हैं यानी कि एम्प्लॉयमेंट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो आउटपुट का जनरेशन भी क्या होगा, कम होगा, कम आउटपुट जनरेट होगा इकोनॉमी के अंदर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या आता है, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी शॉक, कि टेक्नोलॉजी में अगर चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी शॉक क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इकोनॉमी में आउटपुट का लेवल चेंज होता है। हम सब ने प्रीवियस चैप्टर में टेक्नोलॉजी के बारे में काफी डीप में बात करी थी, जहां पे हम इंडोजिनस मॉडल की बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आउटपुट को जनरेट करने में। अगर एक इकोनॉमी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करती है तो वहां पे ज्यादा आउटपुट जनरेट किए जाते हैं, अगर एक इकोनॉमी बेकार टेक्नोलॉजी यूज करती है तो वहां पे कम आउटपुट जनरेट किए जाते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी का एडवांस होना, अपडेटेड होना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक इकोनॉमी में एफिशिएंटली ज्यादा आउटपुट जनरेट करने हैं तो। वही चीज हमने यहाँ पे समझी। अब समझते हैं अगला पॉइंट, इंटरटेम्परल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर। वैसे मैं आपको समझा चुका हूं, डिफाइन कर देते हैं इसे, फिर पढ़ लेते हैं भाई से। इफ वेजेस आर हाई इन लेबर मार्केट, अगर लेबर मार्केट में वेजेस क्या हैं, ज्यादा हैं, वर्कर्स विल वर्क फॉर मोर आवर्स, तो जो वर्कर है वो ज्यादा घंटों के लिए काम करेंगे, बाय सप्लाइंग मोर लेबर, ताकि ज्यादा लेबर की सप्लाई कर सके, फॉर विच दे विल रिड्यूस देयर लीजर, यानी कि वो अब इस चीज के लिए वो अपना लीजर टाइम जो है ना वो रिड्यूस कर देंगे, यानी कि आराम करने का वक्त कम कर देंगे, कमाने पे ज्यादा फोकस करेंगे। इफ वेजेस आर लो, अगर वेजेस हमारे पास क्या है, कम है, तो लेबर सप्लाई विल बी रिड्यूस्ड, तो लेबर की सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, एंड लीजर टाइम विल राइज, और लीजर टाइम जो है ना वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि मैं एक चीज यहां पे समझ सकता हूं, वो क्या कि अगर वेजेस कम हो जाते हैं किसी भी कारण की वजह से, तो लेबर की सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि वेजेस का और लेबर सप्लाई का एक पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन हमें देखने को मिलता है। अगर वेजेस ज्यादा मिलेंगे तो लेबर ज्यादा मोटिवेट होंगे काम करने के लिए और लेबर अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे, और अगर वेजेस कम मिलेंगे तो लेबर कम मोटिवेट होंगे काम करने के लिए, तो उनकी सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और ऐसे केस में लीजर टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि भाई जब लेबर काम नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है आराम करेंगे, तो लीजर टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। द विलिंगनेस ऑफ वर्कर्स टू रीएलोकेट वर्किंग आवर्स, जो उनकी चाहत है ना वर्कर्स की कि अपने टाइम को रीएलोकेट करें एंड लीजर को इन रिस्पॉन्स टू द ऑन गोइंग वेज रेट, तो डिपेंड करता है वेज रेट पे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि वेज रेट वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि एक पर्सन काम करेगा या आराम करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरटेम्परल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर और लीजर। बस ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंटरटेम्परल रिलेटिव वेज, वो क्या होता है, 1 + R W1 अपॉन में W2, मतलब एक तरह से ये दो अलग अलग टाइम पीरियड है वेज का। अब देखो अगर प्रेजेंट में कोई पर्सन वेज रेट कमा रहा है तो वो ये इनकम जनरेट कर रहा है अपने लिए 1 + R + W1, मतलब इसका मतलब क्या है, यानी कि वो वेज रेट भी कमा रहा है। अगर उसने प्रेजेंट में वेज रेट कमाया तो वो उसको इन्वेस्ट भी कर सकता है उस पैसे को बचा के, फिर वहां पे वो इंटरेस्ट रेट भी जनरेट करेगा, यानी कि उसकी इनकम फ्यूचर में मल्टीप्लाई होगी। लेकिन अगर कोई पर्सन सिर्फ फ्यूचर में अपनी इनकम को जनरेट करता है तो वो सिर्फ W2 वेज रेट कमाएगा, उसे
किसी भी तरह का इंटरेस्ट बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अर्निंग इन द प्रेजेंट विल बी हायर रिलेटिव ऑफ वर्किंग इन द फ्यूचर। अब ये ध्यान देना, अर्निंग इन द प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में अर्निंग विल बी हायर रिलेटिव, तो ये ज्यादा रिलेटिव है टू वर्किंग इन द फ्यूचर। ठीक है कि अर्निंग इन द प्रेजेंट विल बी हायर रिलेटेड टू द वर्किंग इन द फ्यूचर, मतलब अर्निंग प्रेजेंट की इस पे डिपेंड करता है कि हम फ्यूचर में क्या काम करने वाले हैं और कितना काम करने वाले हैं। तो ये जो है ना डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप प्रेजेंट में अर्न कर रहे हो, अगर प्रेजेंट में ज़्यादा अर्न कर रहे हो तो हम फ्यूचर में आराम की ज़्यादा सोचते हैं, लीजर की ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास अब पैसा भी इकट्ठा हो चुका है, वेल्थ भी इकट्ठी हो चुकी है, तो हम फ्यूचर में अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी अपने आप को फाइनेंशियली इंप्रूव करना चाहते हैं वो इनिशियल स्टेज पे इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में उनके पास ज़्यादा टाइम हो स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या फिर घूमने के लिए, और साथ साथ पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि फ्यूचर में टाइम स्पेंड करने के लिए लीजर के लिए आपको दोनों चीज़ चाहिए, टाइम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। और वो जब आता है जब हम अर्ली स्टेज में अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर लेते हैं, अपने फाइनेंस को मैनेज कर लेते हैं, तो वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है। उसके बाद अब यहाँ पे एक नोट भी है, इंटरटेम्परल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। तो जो इंटरटेम्परल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर है वो दो चीज यहाँ पे डिटरमाइन करता है, वो कंडीशन डिटरमाइन करता है कि डिमांड की और सप्लाई की, कि कैसे डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो चेंज होंगे इन लेबर मार्केट के अंदर, विच इन टर्न अफेक्ट्स द वेज रेट, जिसकी वजह से वेज रेट भी अफेक्ट होगा और मार्केट का इक्विलिब्रियम भी अफेक्ट होगा। यानी कि जो लेबर की डिमांड एंड सप्लाई है वो कहीं ना कहीं वेज रेट को डिटरमाइन करती है और मार्केट में इक्विलिब्रियम को भी डिटरमाइन करती है। हम सब यहाँ पे दो चीजों की बात करते हैं, बार्गेनिंग पावर या तो एम्प्लॉयर्स के पास होगी, यानी कि मालिकों के पास होगी, प्रोड्यूसर के पास होगी, या तो बार्गेनिंग पावर किसके पास होगी, जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास होगी। वो डिपेंड करता है कौन ज़्यादा है। अगर एम्प्लॉइज ज़्यादा है यानी कि लेबर्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो वैसे केसेस में जो बार्गेनिंग पावर है वो मालिकों के पास होती है, यानी कि एम्प्लॉयर्स के पास में होती है। वो उन लेबर से काम करवाएंगे जो चीप रेट में काम करने को तैयार है। वहीं पे अगर लेबर की सप्लाई कम है और लेबर की डिमांड ज़्यादा है तो बार्गेनिंग पावर लेबर्स के पास शिफ्ट हो जाती है, वो वहाँ पे काम करेंगे जहाँ पे उन्हें अच्छे वेज रेट मिलेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि ऑप्शंस खुल जाते हैं ना। अगर लेबर की डिमांड ज़्यादा है और लेबर कम है तो लेबर उन्हीं लोगों के पास सही काम करेगा जो उन्हें ज़्यादा पैसा पे कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है। लेकिन वहीं पे अगर लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है तो लेबर को मजबूरी बस वहाँ पे काम करना पड़ेगा, चाहे उन्हें वहाँ पे चीप वेज रेट ही क्यों ना मिल रहे हों और वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा ही क्यों ना हो, यानी कि वर्किंग कंडीशंस खराब ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है बार्गेनिंग पावर पे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि लेबर की डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर वेज रेट को अफेक्ट करते हैं और साथ साथ मार्केट में इक्विलिब्रियम को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अ पॉजिटिव टेक्नोलॉजी शॉक। कि ये पॉजिटिव टेक्नोलॉजी शॉक क्या होता है? इस बात का मतलब ये है कि अगर टेक्नोलॉजी लगातार अपडेट होती रहती है या फिर टाइम के साथ इंप्रूव होती रहती है तो उसका एक एक्सटर्नल मतलब एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हम कह सकते हैं मिलता है किसको? इकोनॉमी को और बिजनेसेस को। ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी लेबर्स की, और कम से कम एफर्ट्स में हम जो है वो आउटपुट या फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज बढ़ा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अकॉर्डिंग टू आरबीसी यानी कि रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी, टेक्नोलॉजी डिटरमाइंस द एफिशिएंसी ऑफ इनपुट्स। जो टेक्नोलॉजी है ना वो डिटरमाइन करती है कि जो इनपुट्स हैं उनकी एफिशिएंसी क्या रहने वाली है इन प्रोड्यूसिंग आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे हमें गुड्स बनाने हो चाहे हमें सर्विसेज जनरेट करनी हो। सो इफ द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस फ्लक्चुएशंस, अगर इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होते हैं इन टेक्नोलॉजी के अंदर, इट विल बी कॉज फ्लक्चुएशन। तो वो फ्लक्चुएशन क्रिएट करते हैं इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एज वेल, आउटपुट में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो होगा क्या कि जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि जो लेबर है उनकी जरूरत कम पड़ने वाली है या ज़्यादा पड़ने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद आगे समझते हैं। वैसे जब इनिशियली टेक्नोलॉजी कभी भी डेवलप की जाती है ना तो उस टाइम पे लेबर की डिमांड बढ़ती है, खासकर नई लेबर्स की, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज जो है ना वो बहुत कम लोगों को है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी भी AI आया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जिन भी लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है या फिर इससे काम करना आता है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को तुरंत ही हायर किया जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा। क्यों? क्योंकि अभी इतने लोगों को AI की नॉलेज नहीं है। वही चीज यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट क्या आता है? अ पॉजिटिव शॉक टू टेक्नोलॉजी इनहैंसेस प्रोडक्टिविटी। अगर एक पॉजिटिव शॉक है, ठीक है, तो क्या करेगा?
टेक्नोलॉजी इनहेंसेस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, एंड डिमांड फॉर लेबर, और जो डिमांड फॉर लेबर है वो भी क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, एंड रियल वेज रेट भी इंक्रीज हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि भाई जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है तो उस नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए नई स्किल्स चाहिए, वो नई स्किल्स बहुत कम लोगों के पास हैं तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, जब भाई नई स्किल सीखी है तो वो ज़्यादा पैसा कर सकते हैं, क्योंकि वो स्किल बहुत सारे लोगों के पास अभी नहीं है तो कम लोगों के पास है। इसका मतलब क्या है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया भी था कि AI जो सीख के बैठे हैं लोग, जिनके पास AI की स्किल है, वैसे वो लोग बहुत कम है, लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी को एक हायर वेजेस या फिर हायर सैलरी देनी पड़ती है उन लोगों को जिनके पास वो पर्टिकुलर स्किल है। वही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको समझा दी। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि पहले डिमांड ये थी, ठीक है, और मतलब प्राइस भी और फिर वेजेस यहाँ चले गए, सप्लाई भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव टेक्नोलॉजी शॉक, RBC मॉडल, ठीक है, यानी कि रियल बिजनेस साइकिल मॉडल में टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव शॉक कैसा रहता है, जब डिमांड ही बढ़ जाती है और सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ जाती है, और वेजेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये उम्मीद है आपको कंप्लीट पॉइंट समझ में आ गया होगा। वही सेम कंसेप्ट क्या है यहाँ पे भी है कि आउटपुट का लेवल पहले यहाँ पे जनरेट किया जा रहा था, अब सेम कैपिटल सेम लेबर में आउटपुट का लेवल यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया यानी कि एफिशिएंसी आई है, तो कम इनपुट्स में ज्यादा आउटपुट जनरेट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।